एंड वेलकम टू विक्रमास। आप सभी का क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शुरू करने वाली हूँ ज्योग्राफी। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए, वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण कि उस सब्जेक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करूं तो उसको कैसे देखना है। तो इस तरीके के आपके जो भी डाउट्स है वो सब मैं आज इस चैप्टर में, इस सेशन में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, सो आई एक्सटेंड माय वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस क्लास। एज यू ऑल नो, वी विल बी स्टार्टिंग ज्योग्राफी टुडे. So in this first lecture, this is an introductory lecture where I am going to tell you the details about the syllabus, about the previous year questions, about the books which you need to follow, and all different minute questions which might be arising in your mind while watching this video. ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअली ये लेक्चर आपके लिए रहेगा। कुछ भी आपका प्रॉब्लम रहेगा तो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी का। ठीक है, ये लेक्चर है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भूगोल। ठीक है, भूगोल। तो देखिए दोनों की ही मैं अलग अलग आपके साथ डिस्कशन करूंगी। ज्योग्राफी को अगर मैं लूं तो जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, इसकी बात करूं तो भू प्लस गोल। भू यानी लैंड, गोल यानी स्फीयर। तो यानी किसकी बात हो रही है? हमारे अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, इंग्लिश में बात करूं तो जियो का मीन ही होता है द सराउंडिंग्स। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें ग्राफी मीन स्टडी। तो जब हम अपनी सराउंडिंग्स की स्टडी कर रहे हैं, गोल भूगोल की बात कर रहे हैं, यानी गोल क्या एक स्फीयर है, अर्थ की बात हो रही है, एंड भू इज अर्थ। तो दिस इज द स्टडी ऑफ नॉट एग्जैक्टली द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ, बट the study of atmosphere, the study of your oceans, the study of lithosphere, यानी वो सतह, ठोस सतह जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं या कुर्सी डाल के बैठे हैं, वो सब ही किसका पार्ट है? ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आइए एक बार समझ लेते हैं पॉइंट्स की हेल्प से। ज्योग्राफी क्या है? अर्थ के फिजिकल और कल्चरल फीचर्स को स्टडी करना, और ये सब एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, अर्थ पर हमारे अलावा बहुत सारे और पेड़ पौधे, बहुत सारे जानवर सभी इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट, दे ऑल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। आप एक चीज को कैंसिल करिए अर्थ से, आप प्लांट्स को हटा दीजिए, विल लाइफ बी पॉसिबल ऑन अर्थ? नहीं पॉसिबल होगी। लैंड है, वाटर है, एटमॉस्फेयर को हटा दीजिए, विल लाइफ बी पॉसिबल ऑन अर्थ? नॉट एट एनी पॉइंट। ठीक है, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो यानी कि हर चीज एक दूसरे में इंपॉर्टेंट है और हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है। तो बेसिकली आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, बायोस्फीयर। यानी दिस इज, अगर मैं 3 स्फीयर्स बना लेती हूँ, एक को मैं नाम देती हूँ लिथोस्फीयर यानी ठोस सतह, दूसरे को मैं नाम देती हूँ एटमॉस्फेयर यानी आपके चारों तरफ जो वातावरण है, तीसरे को मैं नाम देती हूँ हाइड्रोस्फीयर यानी जितना पानी आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे जितना पानी है वो सबको देखती हूँ। इंडिविजुअली खाली ये हो, ये दोनों ना हो, लाइफ पॉसिबल नहीं है। एटमॉस्फेयर है लेकिन लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर है नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। लिथोस्फीयर भी है, ठोस सतह भी है, एटमॉस्फेयर भी है, लेकिन पानी नहीं है। एक दिन इमेजिन करिए कि पानी नहीं आता आपके शहर में, आपके घर में, लाइफ पॉसिबल ही नहीं दिखती। तो यानी कि इन तीनों का ही होना बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। तो यानी आपको ये जो बीच का एक पोर्शन दिख रहा है जहां इन तीनों ही सर्कल्स का पार्ट आपको दिखेगा, तो खाली लाइफ इतनी ही जगह पॉसिबल है, यहाँ पर लाइफ है। तो लाइफ बेसिकली यानी जीवन जो है वो कहाँ है? जहाँ लिथोस्फीयर, जहाँ एटमॉस्फेयर और जहाँ हाइड्रोस्फीयर यानी ठोस सतह, आपका वातावरण और पानी, तीनों का जहाँ इंटरेक्शन होता है, जहाँ ये तीनों मिलते हैं, उस सिर्फ उसी छोटे से जोन में, उस छोटे से एरिया में ही लाइफ पॉसिबल है, जिसे हम बायोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन सब पर हम आएंगे एक एक करके।
इन सब पर हम एक एक करके आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या कर लेते हैं, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। जब हम पढ़ाई करेंगे तब इन चीजों को समझ लेंगे। तो आप समझ गए ना ज्योग्राफी क्या है। अर्थ के फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर में क्या क्या आता है, जिसमें आपका वातावरण आता है, जिसमें आपका लिथोस्फीयर आता है, जिसमें आपका हाइड्रोस्फीयर आता है। इन तीनों की ही स्टडी को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें क्लाइमेट यानी मौसम की बात है, वनस्पति की बात होती है, वेजिटेशन की बात होती है, लैंड फॉर्म्स यानी भू आकृतियां जितनी हैं उनकी बात होती है, वाटर बॉडीज जितने भी पानी के स्रोत हैं धरती पर उन सब की बात होती है, और साथ साथ इंसान की एक्टिविटीज की बात भी होती है। क्योंकि देखिए हम इंसान ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गए हैं इस वक्त धरती के एग्जिस्टेंस के लिए, है ना। क्योंकि हम इतनी हमारी एक्टिविटीज से तो पोल्यूशन होता है कि कहीं ना कहीं वातावरण से लेकर पानी से लेकर ठोस सतह तक यानी लिथोस्फीयर तक सब में पोल्यूशन घुस चुका है। तो हम सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, हम सबसे बड़े गुनहगार हैं इस धरती माता के। ठीक है, ऐसे करके आपको समझना है। तो इन सबकी स्टडी को, इन सबका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को जब हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी इसमें बहुत सारी चीजें मिली है जिसमें कंबाइंस, ये इकट्ठा करता है एलिमेंट्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। इसमें साइंस की बात होती है, विज्ञान की बात है, सोशल साइंस की बात है। ठीक है, यानी कि आपका जो सोशल साइंस है उसकी बात हम करें, ह्यूमैनिटीज यानी इंसानियत की बात हम करें, इंसान की बात करें, तो ये सब कुछ मिलकर के ज्योग्राफी या भूगोल सब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग यानी इसकी समझ बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, हाउ इट इज चेंजिंग। जिस धरती पर, जिस संसार में आप और हम सांस ले रहे हैं, जीवित हैं, जीवन जी रहे हैं, उसके बारे में अगर समझना है, साथ साथ किस तरह से उसमें बदलाव आ रहे हैं, अगर उसको समझना है तो ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मैं ज्योग्राफी के माइक्रो पार्ट्स की बात करूं, यानी कि हम ज्योग्राफी को कितने हिस्सों में पढ़ने वाले हैं, तो देखिए जनरल ज्योग्राफी यानी बेसिक्स, बिल्कुल जो आपको सूक्ष्म बिल्कुल ज्योग्राफी के यानी भूगोल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उस सब की बात हम करेंगे बेसिक्स में। फिर जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ओशन की बात करेंगे यानी समुद्र की बात करेंगे, क्लाइमेट यानी मौसम से संबंधित, बायो जियोग्राफी में आपके ट्राइबल्स और ये सब कुछ आ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यानी भारत के भूगोल को समझेंगे। वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यानी विश्व के, दुनिया के जो भूगोल है उसको समझेंगे, यानी अलग अलग महाद्वीप हैं, अलग अलग आपके ओशंस हैं यानी महासागर हैं। महाद्वीप की बात करूं तो उन महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं। तो यानी कि इन सब चीजों की बात, यानी मैं अलग अलग महाद्वीप पे जो नदियां बहती हैं, ठीक है, वहाँ जो पहाड़ है, पठार है, उसके साथ साथ वहाँ की जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं यानी जनजातियां हैं, ये सब कुछ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जो हम जनजाति की बात कर रहे हैं यहाँ पर आ जाएगी, जनजाति की बात यहाँ हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करेंगे तो आपको याद रखना कि जब वित्तीय भूगोल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम दुनिया में यानी वर्ल्ड में, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी जितने इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं, उनके सोर्सेज हैं, आपके जो सेंटर्स हैं जहाँ पर कॉमर्स के सेंटर्स हैं, यानी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ की जो वित्तीय गतिविधियां होती हैं वो पूरी दुनिया को इफेक्ट करती हैं, तो उन सारी चीजों को हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के पार्ट की बात करूं तो दो मेन ब्रांच में, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसको हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं, एक भौतिक विज्ञान है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी यानी जिसमें इंसान की ज्योग्राफी से जो संबंधित है। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के जो आपके नेचुरल यानी कि जो पहले से ही आपको धरती पे मौजूद है, जैसे माउंटेन्स, पहाड़ों की बात हो रही है, रिवर, नदियों की बात हो रही है, ओशन यानी महासागरों की बात हो रही है, तो इन सब के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आ जाती है, यानी इंसान की जो भी गतिविधियां हैं वो इसमें आ जाती हैं और उनका वातावरण पे क्या असर पड़ता है उसकी बात होती है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी जनसंख्या की वृद्धि अगर हम बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी का यानी मानव भूगोल का वो भाग है
अर्बनाइजेशन की बात करें यानी शहरीकरण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि, अर्बनाइजेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यानी शहरीकरण की यहाँ बात हो रही है, या फिर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जब हम पूरे वैश्वीकरण की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये हकीकत में पॉसिबल हो जाता है। वैश्वीकरण आप जानते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में वैश्वीकरण हो रहा है, जहां पूरा दुनिया ऐसा लगता है कि अब कोई बॉर्डर्स ही नहीं रहे, पूरा दुनिया ही एक घर बन चुकी है, एक बाजार बन चुकी है, जहां चीजों के साथ साथ इंसान की इमोशंस का भी व्यापार होता है। खैर ये अलग सा मुद्दा है, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि वील डिस्कस द ह्यूमन ज्योग्राफी स्पेशली in terms of population growth, in terms of urbanization, and in terms of globalization. So this is all what we are going to deal under the human geography. Apart, we'll also study the physical geography, in which we'll study about the mountains, about the rivers, about the oceans, and other physical features which are present naturally on the surface of the earth. तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्या जरूरत है ज्योग्राफी की, मतलब क्यों ऐसा लगता है कि हमें भारत से लेकर के पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ हमें पढ़ना है, क्यों इसकी आवश्यकता आपको लगती है कि क्यों ये यूपीएससी का पार्ट है। क्योंकि देखिए, जब तक आप अपने आसपास के भूगोल को यानी ज्योग्राफी को नहीं समझेंगे, चाहे भारत की बात करें चाहे वैश्विक स्तर की बात करें, तब तक आप ह्यूमंस और जो फिजिकल फीचर्स है यानी जो भौगोलिक कुछ फीचर्स हैं, उन दोनों के बीच में आप इंटरेक्शन यानी उन दोनों के बीच में किस तरीके से आपस में सामंजस्य है उसको समझ नहीं पाएंगे। एक यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो आप सेंट्रल सर्विसेज में जाते हैं, जहां आपको अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो डेपुटेशन होता है वो अलग अलग भारत के हिस्सों में होता है। स्टेट बेसिस की बात भी करें तो एक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में आपको भेजा जाता है, आपका जो ड्यूटी होती है अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तो आपको भौगोलिक स्थितियों के बारे में किसी एक भौगोलिक स्थिति, सपोज करिए कि आपकी पहाड़ों पे ड्यूटी है, तो अगर आप पहाड़ों को ही नहीं जानते होंगे, आप वहां से संबंधित परेशानियों को नहीं जानते होंगे, आप वहां रहने वाली जनजातियों के बारे में बेसिक ज्ञान नहीं रखते होंगे। देखिए, कोई ये नहीं चाहेगा कि आप यूपीएससी क्लियर करें तो आप उस जगह के बारे में इन एंड आउट सब कुछ जान गए। आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, लेकिन उस ट्रेनिंग के लिए एक जैसे कहते हैं ना कि बिल्डिंग बनानी है, लेकिन बिल्डिंग के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव, गहरी नींव, एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। तो वो नींव आपसे एक्सपेक्ट की जाती है जब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यानी उतनी नींव आपकी डली हुई है। तो ये इस तरह से आपको समझ के चलना है, ये आप नींव है, ताकि आप जब पोस्टिंग पर जाएंगे तो आप उन भौगोलिक स्थितियों, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, ज्योग्राफिकल एरियाज की प्रॉब्लम्स के बारे में आप डिटेल में जानते होंगे, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, ह्यूमंस के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे और किस तरह से ह्यूमंस का इंटरेक्शन उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ होता है उसकी आप नॉलेज रखते होंगे, तो एक आसानी होती है। तो इसलिए यूपीएससी में ज्योग्राफी को पढ़ना जरूरी है। और एक पॉइंट और इसमें होता है, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, अगर आप मैप यानी मानचित्र का नॉलेज नहीं रखते, मैप यानी मानचित्र की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपको इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप ज्योग्राफी को, आप हिस्ट्री को समझ पाएंगे? आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपसे कन्नौज की बात करी जाएगी, आप साउथ इंडिया में ढूंढेंगे। आपसे बात करी जाएगी गोदावरी नदी की, आपसे कावेरी नदी की बात करी जाएगी, आप हिमालय को घूमेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मैप की, मानचित्र की नॉलेज अगर होगी तो आप बहुत आसानी से हिस्ट्री को समझ सकते हैं। हिस्ट्री को समझने का यानी इतिहास को समझने का बेस्ट तरीका होता है मानचित्र, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जब नॉलेज होगा तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप दिमाग में एक इमेज बना सकते हैं कि ठीक है, अरब किधर से आ रहे हैं, या कोई फाहीन आता है, कोई और ट्रेवलर आता है भारत में, वो किस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहा है। तो उसका एक पूरा मैप, उसका एक पूरा आउटलाइन आप बना सकते हैं अपने दिमाग में, अगर आपको मैप्स या मानचित्र की नॉलेज, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। और सब्जेक्ट्स के लिए करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स में आप अलग अलग दीन दुनिया के देशों के बारे में, वहां के शहरों के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। अब अगर आप जानते ही नहीं है कि ये देश कहाँ पर अवस्थित है, यानी ये देश ग्लोबल मैप में अगर देखें तो ये किनकी पोजीशन कहाँ है, तो आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे याद रख पाएंगे? मैं आपको मेडिटेरेनियन एरिया बता रही हूँ। अगर आपने मेडिटेरेनियन एरिया सुना ही नहीं है, आप जानते ही नहीं है,
तो फिर आप कैसे, अगर उससे इस क्षेत्र से संबंधित कोई न्यूज आप पढ़ रहे होंगे, कोई करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, उसको कैसे समझ पाएंगे? तो यानी इन चीजों की समझ के लिए भी ज्योग्राफी का समझ होना बहुत जरूरी है। तो ज्योग्राफी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे कैसे भी चाह के मिस नहीं कर सकते। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने हैं, बिना ज्योग्राफी की हेल्प के पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। या कल को आप खुद जाते हैं, जब यूपीएससी क्वालिफाई करके गवर्नमेंट में जाते हैं, अगर आप भारत की विश्व की भौगोलिक स्थितियों के बारे में, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में ज्ञान नहीं रखते, आप पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं, है ना। आपको अगर ये पता ही नहीं है कि बुंदेलखंड के एरिया में पानी की समस्या है, बुंदेलखंड का एरिया कहाँ है, आप लेकर मैप पे बैठे हो कि कहाँ है, पहले तो मैं बुंदेलखंड ढूंढ लूं, ऐसा नहीं होता। पॉलिसीज बनाने के लिए भी आपको ज्योग्राफिकल एरियाज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अगर मैं विश्व की नहीं सिर्फ भारत की ही बात करूं, तो भारत में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती है। तो अगर आपको उस एरिया का डीएम बनाकर भेजा जाता है, तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई ये सिस्मिक जोन्स हैं, यहाँ बहुत ज्यादा भूकंप का खतरा है। तो आप जो पॉलिसीज बनाएंगे, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बेटर पॉलिसीज बना सकते हैं, क्योंकि आपको मैनेज करना आता है, आपको उस एरिया के बारे में नॉलेज है। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझकर इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए और इसको उसी तरह से पढ़िए भी, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने अभी आपसे बात कर ली थी करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, यानी जो मौसम में परिवर्तन हम देखते हैं, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इश्यू है आज की डेट में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आपको कॉज और इफेक्ट पढ़ना है, यानी क्लाइमेट चेंज, मौसम में जो चेंज आ रहा है, मौसम में जो बदलाव है, उसकी वजह, उसको अगर आपको पढ़ना है, उसके क्या आपके कारण है, क्या उसकी वजह से ये जो मौसम का परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन जिसे आप बोलते हैं, तो अगर इसकी जलवायु परिवर्तन की बात करूं तो इसके कारण आपको पढ़ना है, या फिर इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, उसको स्टडी करना है। तो आपको सबसे पहले तो वातावरण की, यानी एटमॉस्फेयर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? जब आप फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां से आपको इसकी नॉलेज आएगी, ठीक है। तो अगर इसके लिए आपको अर्थ का फिजिकल फीचर भी पढ़ना पड़ेगा, वेदर का पैटर्न भी पढ़ना पड़ेगा, ओशन करंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स की जब आपको नॉलेज होगी, तब आप जलवायु परिवर्तन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओजोन में छेद पोल्स के ऊपर ही क्यों होते हैं, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में ओजोन की जो परत है उसमें छेद सबसे ज्यादा क्यों होते हैं? आप कहीं होते होंगे, मुझे क्या पता, लेकिन जब आप ज्योग्राफी को पढ़ लेते हैं, जब आप विंड्स को पढ़ लेते हैं, विंड सिस्टम्स को पढ़ लेते हैं, आप ग्रेविटी को पढ़ लेते हैं, आप ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर को पढ़ लेते हैं, तब ये चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स है दिमाग में याद रखना है कि करंट अफेयर्स पढ़ना हो, हिस्ट्री पढ़ना हो, सबके लिए ज्योग्राफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी जैसे हाल फिलहाल में लिथियम के कुछ सोर्स मिले हैं, कुछ स्रोत मिले हैं, है ना। आपको पता है कि लिथियम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए, यानी उससे हम बहुत हद तक जो कार्बन से संबंधित हमारा वातावरण को नुकसान पहुंचता है इमिशन से, तो हम उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर हम लिथियम आयन बैटरीज को बना सके। अपने जो हमारी गाड़ियां हैं और भी सिस्टम्स है उसमें हम अगर इन्हें यूज कर सके, लेकिन इसके लिए एक मेन मुद्दा है लिथियम। अब लिथियम कहाँ से मिले? तो क्या होता है कि अभी हाल फिलहाल खोज की गई जिसमें जम्मू कश्मीर में लिथियम के बहुत सारे स्रोत मिले हैं, भंडार मिले हैं। तो अब इसको हम कैसे पढ़ पाते हैं अगर हमें पता ही ना हो कि इस क्षेत्र में, अब ऐसा तो है नहीं कि लिथियम ढूंढनी है तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी खोज करने लग रहे हैं कि कहीं तो मिल जाएगी, नहीं। अगर आपको भूगोल की थोड़ी बहुत जानकारी है, थोड़ी बहुत नहीं मतलब जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको तो प्रॉपर पूरी नॉलेज होती है, तो वो क्या करते हैं, उन एरियाज, कुछ प्रोस्पेक्टिव एरियाज निकालते हैं कि यहाँ भंडार मिल सकते हैं, वहां पर फिर टीम रिसर्च करती है, खोज करती है और इस तरीके के भंडार मिलते हैं। तो इस रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए भी ज्योग्राफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, थॉरो नॉलेज होनी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि मैं जो गंगा का दोआब वाला क्षेत्र है वहां अगर कोयले की खोज करेंगे तो देखिए ना, टाइम और रिसोर्स दोनों की ही नुकसान है, ठीक है। तो खनिज, जैसे हमें पता है कि अगर जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर इंडिया है, वहां पे बेसाल्टिक रॉक यानी आग्नेय चट्टाने हैं। तो यानी वहां पर कैसा होगा कि जो आग्नेय चट्टाने हैं, क्या उसमें फॉसिल्स मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो लावा के
ठंडे होने से बनी है। तो अगर उसमें हम फॉसिल्स की खोज करेंगे, जीवाश्म की खोज करेंगे, तो हमें कैसे भी करके वहां नहीं मिलने वाले, लेकिन वहां हमें मिनरल्स मिल सकते हैं। तो ये नॉलेज आपको कब होगी, जब आपको ज्योग्राफी की नॉलेज होगी। उसी पर बेस्ड ही हम रिसोर्सेज के लिए यानी खनिजों के लिए खोज करते हैं, मिनरल्स के लिए खोज करते हैं। तो यानी मिनरल्स की खोज के लिए, रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए आपको ज्योग्राफी का पर्याप्त ज्ञान होना, थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे पानी की खोज करनी है, मिनरल्स की करनी है, फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म की खोज करनी है, तो ये कब होगा, ये तब होगा जब आपको ज्योग्राफी का भी नॉलेज होगा। ठीक है, चलिए, हाँ, पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को समझना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉलिटी में भी ज्योग्राफी का रोल है। कैसे है कि आपको विश्व के भूगोल की अगर नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको मैं बोल रही हूँ साउथ चाइना सी में चाइना ने नया 9 लाइन बनाया है, अपना नया मानचित्र बनाया है, जिसमें उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया है। भारत ने कड़ी आपत्ति दिखाई है। साउथ चाइना सी में चाइना ने 9 लाइन बनाई है और उसने पार्सल्स आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड को अपना भाग बताया। अब आप ढूंढ रहे हैं कि भैया पहले तो साउथ चाइना सी ढूंढो, किधर है, फिर आप ढूंढेंगे कि अरे यार पार्सल्स आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, ये क्या होता है। तो इन चीजों का क्या है, अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज है, आपको भूगोल की नॉलेज है, तो इस तरीके की न्यूज और इसकी इम्प्लीकेशंस यानी कि इसका क्या प्रभाव होगा उस पूरे क्षेत्र में, उसको समझना आसान हो जाता है। होप आप मेरी पॉइंट को समझ रहे होंगे कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर ज्योग्राफी इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब आते हैं आपके मुद्दे पर कि आपको यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी को किस तरह से पढ़ना है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी प्रीलिम्स, मेंस और फिर उसके बाद इंटरव्यू, इन तीनों ही चीज के लिए, इन तीनों ही पॉइंट्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो कैसे करना है आपको कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ज्योग्राफी का। एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक फाउंडेशन बनानी है, यानी आपको नींव रखनी है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों के लिए। ठीक है, यानी भौतिक भूगोल और अगर मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन यानी कि इंसान से संबंधित जो भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इन दोनों के लिए ही आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, एक फाउंडेशन यानी कि एक नींव आपको रखनी है। अब नींव कैसे होती है, तो नींव होती है भाई एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बढ़िया कोई स्रोत नहीं है, कोई नींव को मजबूत बनाने के लिए और कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बेसिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी पर ही आना पड़ेगा। 6 से 12 की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, स्पेशली 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ये, और उसके बाद आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आती हूँ भी बुक्स पर भी आऊंगी। तो ये कैसे होते हैं, आप टेक्स्ट बुक से, ऑनलाइन रिसोर्सेज से, एंड वंस हाँ, एक बार ये आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आप करंट अफेयर्स और इनकी एप्लीकेशंस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा कि आप जब मेरे साथ अभी पढ़ेंगे, हम एक एक करके हम टॉपिक्स को खत्म करते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स पर ध्यान देंगे कि हाल ही में कौन से वॉल्केनोज न्यूज में थे, विश्व के कौन से हिस्से न्यूज में थे। तो जब इस तरह से ये सारी नॉलेज आपको हो जाएगी, तो ज्योग्राफी में प्रीलिम्स हो, मेंस हो, क्या फर्क पड़ता है, बहुत अच्छे से लिख जाएंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है आंसर राइटिंग को, ज्योग्राफी को। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो पुराने सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इसको तो ऐसा मान लीजिए कि ये आपके लिए गुरु मंत्र है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, यानी मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मान लीजिए। मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपनी नॉलेज को चेक करिए कि कितना हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे। क्लास में मैं भी आपको कराऊंगी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। देखिए, क्वेश्चंस एप्लीकेशन करके, अप्लाई करके, ऐसा नहीं आएगा कि मैंने जो स्टेटमेंट पढ़ाई एग्जाम में वैसे ही आ जाएगी, उसको अप्लाई करने के लिए। यूपीएससी में स्पेशली एप्लीकेशन पार्ट आता है। स्टेट पीएससी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बट फॉर यूपीएससी यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यू शुड नो हाउ टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। यानी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये ट्रिक और ट्रिप आपको आनी चाहिए कि किस तरह से आप उस नॉलेज को आप वहां पर क्वेश्चन पेपर में अप्लाई कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए,
आप देखिए मैप्स और डायग्राम को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं डायग्राम की बात कर रही हूँ तो मैं बहुत खूबसूरत डायग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बेसिक आपको कि आप बना देते हैं तो एक आइडिया हो जाता है। मैप्स के बिना यानी मानचित्र के बिना आप नहीं पढ़ पाएंगे। ज्योग्राफी को पढ़ना है, एटलस आपके साथ होनी चाहिए। मैं जब क्लास शुरू करूंगी पहले लेक्चर में मैं आपको पहले ही लेक्चर में एटलस सिखा दूंगी कि आपको कौन सी एटलस अपने लिए लेनी है। 200 रुपए की, 200-220 रुपए की वो एटलस आती है, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की, वो ले लीजिए। क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे मैं चाहूंगी कि आप मेरी क्लास में आप एटलस को साथ लेकर के बैठे, ताकि मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि किस पेज नंबर पे आपको कौन से मानचित्र को देख करके चलना है। फिजिकल ज्योग्राफी के टाइम तो चलिए चल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो मैं कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ाऊंगी। लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैप आपके साथ क्लास में होना बहुत 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 जरूरी है। तो ये सब चीजें भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए इसको इतना डिटेल क्या पढ़ के करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया है कि सब चीजों को पढ़ने के लिए मानचित्र की आवश्यकता है। डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे। जब हम विंड की बात करेंगे, विंड पैटर्न्स की बात करेंगे, मतलब जब इस तरीके के जब भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम्स भी जरूर बनाने हैं, वो भी मैं आपको क्लास में बताती चलूंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक 2023 का ये बिल्कुल हाल ही का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी पासेस थ्रू हुल्लर लेक, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कन्वर लेक। तो यानी नदी दी है और उससे संबंधित लेक, ठीक है, उसको आपसे पूछा गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितनी स्टेटमेंट इसमें ठीक है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। तो इसमें अब क्या है कि देखिए ये करंट पैटर्न है यूपीएससी का, जहां वो आपको ये नहीं दे रहे कि 1 and 2 इज करेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट, 3 and 4 इज करेक्ट, यानी अगर आपको पता है 3 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आपने टिक कर दिया, ऐसा नहीं है। अब या तो आपको पता है या नहीं पता, ठीक है। जैसे इसका सही आंसर था ओनली वन। एक्सप्लेनेशन इसका मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्वेश्चंस किस तरह से आए थे। जब पढ़ेंगे इनको तो डिटेल्स आपको वहां पर पता चलेंगी। पोर्ट वेल नोन एज, पोर्ट वेल जो है उसको कामजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, यानी ये पोर्ट था और वेल नोन एज, तो जैसे कामारंजर पोर्ट ये फर्स्ट थी, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। सेकेंड है मुंद्रा पोर्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन है। थर्ड है विशाखापट्टनम पोर्ट, और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसको करेक्टली कौन से कितने पेयर सही मैच है ये आपसे यहाँ पूछा था, ठीक है। इसी तरीके से 2003 का ही 2023 का ही क्वेश्चन है, जैकफ्रूट, महुआ और टीक, इनमें से कितने डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से 2023 में देखिए फिर पूछा है कि चाइना हैज, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, proportion of irrigated area is more in India, average productivity per hectare in Indian agriculture is higher। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। तो अब आप देख लीजिए कि यूपीएससी का पैटर्न कितना बदल गया है। अब जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, इस तरीके के ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर दूसरी है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। तो ये ठीक है, लेकिन क्या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट रिच होती है? तो ये आपको जब हम पढ़ेंगे 2022 में देखिए, इसमें तो जैसे ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 and 2 इस तरह से आए हैं। तो मेंस के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई है, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी आपको मौसम जो चेंज हो रहा है उसके बारे में संबंधित है, ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो देखिए क्या है, कंसेप्ट भी दिया है और उसको इम्प्लीकेशन भी आपसे पूछा है। तो जब हम मैं आपको साथ ये टॉपिक्स डिस्कस करूंगी तब मैं ये भी आपको मेंस के क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करूंगी। हमारा पैटर्न ऐसे रहने वाला है, टॉपिक करेंगे, उससे संबंधित एमसीक्यूज करेंगे और मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। चलिए
अब देखिए सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, यानी कि आपको कहाँ से पढ़ना है ज्योग्राफी। मैं आपको एक बात बोलूं, नोट्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन मैं कभी भी इस चीज को प्रेफर नहीं करती कि इतने मोटे मोटे पोथियां आपने अपनी संतुष्टि के लिए आप लेके रख लीजिए। पर मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आपको क्लियर करना है ये एग्जामिनेशन, तो मेरे से पढ़ के किताब को पढ़िए, वहां से नोट्स बनाइए। हो सकता है मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया हो, फिर ये मैं जो आपको नोट्स दूं अगर मैंने उसमें कोई पॉइंट लिखना भूल गई, भाई ह्यूमन एरर है, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन अगर आप किताबों को पढ़ रहे होंगे, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उन्हें पढ़ रहे होंगे, तो अगर कोई पॉइंट मिस भी हुआ होगा तो आप उसे एड ऑन कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट कीजिए, नोट्स ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उन नोट्स की जगह आप अपने नोट्स बनाइए, वो आपको ज्यादा मदद करेंगे। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बात करूं तो ये 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी है, ठीक है। ये आपको देखनी है, 6th की है, 7th की, 8th की, 9th 10th। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की, और 12th की ह्यूमन। ये 4 ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ढंग से मेरे साथ कवर करना है। स्टैंडर्ड की बुक की बात करूं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन सर, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ये आपकी जेसी लियोंग है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद फिजिकल ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, डीआर खुल्लर सर की है। और ये है जिसकी मैं बात कर रही थी, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। तो स्कूल एटलस लेनी, स्टूडेंट एटलस नहीं लेनी। 2 एटलस आती है, स्कूल एटलस, स्टूडेंट एटलस। आपको कौन सी लेनी है? तो आपको स्कूल एटलस लेनी है, अभी मत लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको एटलस दिखा दूंगी कि आपको कौन सी एटलस लेनी है, फिर उसी एटलस को अपने लिए मंगाकर अभी से रख लीजिए, ठीक है। तो ये जब मैं आपको जो नोट्स दूंगी, जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, वो मैं इन सारी किताबों से आपको सप्लीमेंट करके पढ़ाऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो इनमें से कोई एक बुक, सारी बुक्स नहीं पढ़नी, कोई एक बुक पढ़िए। पर उससे बेहतर है कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपके पास उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, वहां से आपको बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, जीसी लियोंग सर की किताब बहुत अच्छी है, थोड़ा सा टिपिकल है लैंग्वेज, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं उसको। मैं आपको क्लास में बताऊंगी। कुछ और रेफरेंसेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितने स्टार्स इसमें मैं लगा दूं मुझे भी नहीं पता, आप भी स्टार्स तो मत लगाइएगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझ के इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सीलेंट रिसोर्स होता है फॉर प्रैक्टिसिंग ज्योग्राफी क्वेश्चंस। देखिए क्या होता है कि पुराने साल के क्वेश्चंस क्यों पढ़ाए जाते हैं, क्यों मैं आपको बार बार जोर देकर कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपको थीम्स पता चल रही है, आपको यूपीएससी का एक पैटर्न पता चल रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो पिछले 10 साल या 15 साल में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको यानी चांसेस बने रहते हैं कि वो क्वेश्चन फिर आगे भी कई बार पूछे जाएंगे। तो उन टॉपिक्स को आप बहुत और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, आपको एक थीम पता चलती है कि अच्छा ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो इन सबकी नॉलेज के लिए प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मॉक पेपर्स, यानी कि जो एग्जाम से के तरीके से ही कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आप बैठिए, एग्जामिनेशन की तरह से 2 घंटे का टाइम लेकर बैठिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही आती है। नेगेटिव मार्किंग को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक सॉल्व करना। जो बच्चा मॉक्स को सॉल्व करने, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि एक फौजी जितना ज्यादा पसीना ग्राउंड में बहा लेता है, जब वो मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं तब बहा लेता है, उतना ही कम से खून बहाना पड़ता है जब वो दुश्मन से लड़ रहा होता है। क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आपको परफेक्ट बनाएगी मॉक की प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट आपको जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आपको लगाने हैं, उतने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसी टाइम पीरियड में, कि जैसे अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो उसी तरीके से ही आप अगर आप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 घंटे में करिए, घड़ी में टाइम देखकर करिए, तब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपकी जो भी क्वेरीज रही होंगी ज्योग्राफी से संबंधित, वो मैंने इस सेशन में सारी आपके साथ डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई भी टॉपिक में, किसी भी चीज में कोई आपकी और क्वेरी अगर बचती है, तो आप हमें, आपको जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपकी उन क्वेरी को एड्रेस कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, ज्योग्राफी की विधिवत क्लासेस आपके लिए कल से 1-2 दिन में जैसे भी होता है, जो भी आपको शेड्यूल दिया जाएगा उसके हिसाब से आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही था, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।